हेलो मेरे मेरे बच्चों, मैं कृष्णा पटेल आप सभी का विनर्स ऑनलाइन स्कूल में स्वागत करता हूं। और आज हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद, जिसका हम कहते हैं इसको पॉलिनोमियल कहते हैं, ये वाली हम क्लास आज शुरू करने वाले हैं। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। इस चैप्टर को अगर हमने कर लिया तो इससे रिलेटेड हमारा चैप्टर नंबर जो 4 है उसको भी हम बहुत इजी तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए मेरे साथ आप जुड़िए और जो अगला चैप्टर जो है हमारा, इस चैप्टर पे हम बातें करते हैं। चैप्टर 2 का नाम रहेगा बहुपद। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की तरफ से, इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल कहते हैं। और आ जाइए, सबसे पहले है बहुपद। तो बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद किसे कहते हैं कि जब चर और अचर का जब मिश्रण हो जाता है तो वहां पर हम उसको बहुपद कह सकते हैं। दो राशियां होती है, एक चर राशि और एक राशि होती है अचर राशि। तो हम कह सकते हैं कि चर तथा अचर अचर दो राशियों की बात होगी, चर राशि और अचर राशि। अब कौन कौन सी राशियां हो गई हमारी? चर को हम बोलते हैं वेरिएबल, बोलते हैं इनको हम वेरिएबल कहते हैं, और इनको हम कहते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट कहते हैं। तो ये कांस्टेंट टर्म होते हैं हमारी, और चर वाली राशि क्या होती है हमारी? वेरिएबल होती है। ओके, तो इन राशियों की इनको हम किस रूप में लिखते हैं? चर तथा अचर को जोड़ और घटाव के रूप में हम इनको लिखते हैं। चिन्हों में अगर हम इनको दर्शा दें, चर तथा अचर को हम प्लस माइनस के रूप में लिख दें, जोड़ तथा घटाव के रूप में अगर लिख दें, के रूप में, या फिर हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर हम देखें तो जो चर राशियां जो होती है वो इस प्रकार से होती है। मान लीजिए कि हमारे पास एक चर है और एक ये राशि हो गई अचर। अचर को हम क्या कहेंगे? दो कह सकते हैं। अचर को हम कह सकते हैं दो, और चर को हम क्या कह सकते हैं? ये जो एक्स है ये हमारा काय में चला जाएगा, वेरिएबल होता है, और टू क्या होता है हमारा? कांस्टेंट होता है, जिसको हम अचर कहते हैं। या फिर आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या आप इसको इस प्रकार से y प्लस में 5 लिख दीजिए, या फिर आप इसको 6x भी लिख सकते हैं। तो अगर हम कहने की बात करें तो यहां पर चिन्हों के बीच में ये जो दो पद आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों के दोनों पद चिन्हों के बीच में लिखे हुए हैं। यहां पर भी चिन्ह लगा हुआ, कौन सा वाला चिन्ह लगा है? यहां पर जोड़ वाला चिन्ह यहां पर लगा हुआ है। यहां पर जो चिन्ह लगा हुआ है, यहां जोड़ वाला चिन्ह लगा है, और यहां पर गुणे का, मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह लगा हुआ है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो तीनों पद हैं, ये भी एक पद है हमारा, और ये भी एक पद है, और ये भी एक पद है, तो यहां अगर हम लोग देखें तो यहां पर दो पद आपको दिखाई दे रहे हैं। कितने पद दिखाई दे रहे हैं? दो पद यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, और यहां पर भी आपको दो ही पद दिखाई दे रहे हैं, एक तो चर वाला पद और एक अचर वाला पद। पर यहां आपको एक ही पद दिखाई दे रहा है, एक पद आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पर दोनों मिक्स हो गए हैं। ओके, अगर हम इसके दूसरे पद की बात करें तो इसके दूसरे पद में प्लस शून्य होगा, वो वाला पद। ठीक, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो y है और x है, इनको हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। x और y वाली राशियां हमारी हो जाती है चर। x है, y है, z है, इस टाइप की जो राशियां होती है हमारी चर राशियां होती है। चर, चर यानी कि वेरिएबल होती है। क्या होती है? वेरिएबल। और आपके जो नंबर आ जाते हैं, हमारे जो नंबर आएंगे, जैसे मान लीजिए 1 2 3, इस टाइप के जो नंबर होते हैं, उन नंबरों को हम कहते हैं अचर, कहते हैं अचर राशि, कहते हैं अचर। इनको कहते हैं हम कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट कहते हैं। अब ये जो राशियां हैं, ये जो राशियां चर राशियां क्या रहती है? बदलती रहती है। क्या रहती है? बदलती रहे, और ये नहीं बदलती है, नहीं बदलती। अब ये बदलती है, और ये क्यों नहीं बदलती? ये चेंज होती रहती है, और ये इसलिए चेंज नहीं होती रहती है कि अगर हम लोग बात करें तो x की वैल्यू में यहां पर कुछ भी लिख सकता हूं। x की जगह मैं 1 भी लिख सकता हूं, 2 भी लिख सकता हूं, 3 4, परंतु 2 ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ये जो हमारी जो वेरिएबल है ना, इनकी वैल्यू हमारी चेंज होती रहती है। y की अगर मैं बात करूं तो y की जगह फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? y की जगह में 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 4, कुछ भी संख्या हम यहां पर लिख सकते हैं। तो जुड़ के आपके पास कोई एक नया एक नंबर आएगा, परंतु 5 को 5 ही लिखा जाएगा।
y की वैल्यू बदलती रहती है, तो इसलिए हमने यहां पर लिख दिया कि जो चर राशि है वो बदलती रहती है। तो कहने का मतलब है कि पॉलिनोमियल जो है, इसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, बहुपद को चर तथा अचर जोड़ तथा घटाव के रूप में, जोड़ तथा घटाव के रूप में लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। आइए इनको और हम आसान भाषा में समझते हैं कि क्या होते हैं वास्तविकता में, बहुपद क्या होते हैं, यानी पॉलिनोमियल जो है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो ऐसा नहीं कि ये तीन ही टाइप के होते हैं, ये आगे भी वो टाइप के होते हैं। बाकी हम लोगों के सिलेबस में यहाँ पर जो जिस टाइप से दिया गया है उस पर ही हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले रैखिक बहुपद के बारे में हमने क्लास 9th में भी सीखा है कि रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है x प्लस बी, परंतु a की वैल्यू यहां पर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और द्विघातीय बहुपद जिसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, इसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां पर भी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, हाँ b की और c की वैल्यू 0 हो सकती है। तीसरी अगर हम बात करें तो त्रिघात बहुपद जिसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, इसका फॉर्म आप ले लीजिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो यहां पर भी a की वैल्यू नहीं होना चाहिए 0। ये ना एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है, यहां पर एक्स क्यूब वाली जो टर्म है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गई, अगर वो 0 हो गई तो फिर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल पाएगा। और यहां पर a की वैल्यू 0 हो गई, अगर 0 हो गई तो फिर तो ये bx प्लस सी ये लीनियर इक्वेशन में चला जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल में चला जाएगा। और ये तो लीनियर पॉलिनोमियल है, तो यहां पर a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो इनके जनरल फॉर्म हो गए। यहां पर इनसे रिलेटेड काफी कुछ बातें हम करते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है। तो यहां पर x की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। यहां पर अगर हम देखें कि x की अधिकतम घात, अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। कहने का मतलब घात 1 वाले को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। और यहां पर x की अधिकतम घात कितनी रहती है? x की अधिकतम घात रहती है, अधिकतम घात 2 रहती है। कितनी रहती है? 2। और यहां पर x की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात यहां पर x की अधिकतम घात कितनी रहती है? 3। तो अधिकतम घात 1 वाले को हम क्या कहते हैं? अधिकतम घात 1 वाले को हम रैखिक बहुपद कहते हैं, और घात 2 वाले बहुपद को हम द्विघातीय बहुपद कहते हैं, और घात 3 वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल या फिर त्रिघात बहुपद हम कहते हैं। या फिर कहें कि इसकी घात, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो रैखिक बहुपद की घात होती है 1। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि द्विघातीय बहुपद की घात कितनी होती है? तो द्विघातीय बहुपद की घात 2 होती है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिघातीय बहुपद की घात कितनी होती है? तो 3 होती है। क्योंकि यहां पर मैक्सिमम पावर कुछ नहीं है, तो यहां पर 1 है ऑलवेज। यहां पर इसकी x की कोई पावर नहीं है, तो यहां पर 1 है। यहां पर 2 है मैक्सिमम, अधिकतम घात यहां पर 3 है। तो इस तरीके से हम इन रैखिक बहुपदों को, द्विघात बहुपदों को, त्रिघात बहुपदों को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो हमने पढ़े हैं बहुपद के प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके जनरल फॉर्म भी आपके सामने है कि ये किस टाइप से होते हैं। ओके, इससे रिलेटेड आगे कुछ चीजें हम लोग सीखते हैं। थोड़ा सा नॉर्मल अगर हम लोग बात करें तो ये किस टाइप में लिखे जाते हैं, तो इनको लिखने का तरीका इस टाइप से, मान लीजिए कि आपके पास 2x प्लस में 7 है, तो ये आपका क्या हो गया? एक रैखिक बहुपद हो गया। अब मान लीजिए कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 है, तो यह भी आपका एक द्विघात बहुपद हो गया। कल से कोई क्वेश्चन आ जाए कि एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 1, तो ये कौन सा फॉर्म आ गया हमारा? त्रिघात बहुपद आ गया है। कौन सा फॉर्म हो गया हमारा? त्रिघात, यानी घात 3 वाला बहुपद, घात 2 वाला और घात 1।
अगला प्रश्न ऐसा आपसे बन सकता है, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, कल से क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 7 क्या द्विघात बहुपद है? हाँ, तो यह भी एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर तो है, एक्स नहीं है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ए की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, कंडीशन डिपेंड करती है उस पर। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड हम बातें करते हैं, हमारे सिलेबस से संबंधित हम कुछ कुछ चीजें सीखेंगे। तो हमको एग्जाम में ये बहुत महत्वपूर्ण आ सकता है कि कौन कौन बहुपद है और कौन कौन से बहुपद नहीं है, कौन कौन से बहुपद है और कौन कौन से बहुपद नहीं, विच ऑफ दिस आर पॉलिनोमियल। तो पहले वाला हम अगर देखें तो पहले वाले में हमको एक कंसेप्ट याद रखना है कि जो पॉलिनोमियल होते हैं, जो बहुपद होते हैं, उसमें एक्स की पावर क्या होनी चाहिए? एक्स की जो घात है क्या होनी चाहिए? घात होनी चाहिए धनात्मक, घात जो होनी चाहिए कि घात होनी चाहिए धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। कौन सी संख्या? धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। एक्स की घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, या फिर हम कहें तो इसको ये होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक संख्या। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? हमारा एक्स स्क्वायर। तो यहां पर 2 जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है। धनात्मक पूर्णांक संख्या की हम लोग बात करें तो वो होती है 0, 1, 2, 3, 4। तो 0 को ना भी अगर हम लें तो हमारी धनात्मक संख्या ये हो गई +1, +2, +3, +4, इस टाइप से हमारे नंबर हो गए, ये धनात्मक संख्याएं हो गई। तो यहां पर x की पावर कितनी है? 2। यह जो प्रकार है यह द्विघातीय बहुपद है, यह हमारा एक प्रकार का क्या है? द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। और यहां पर x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। यहां पर x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। हाँ, अब यहां पर अगर हम देखें, पर ये किस राशि में द्विघात बहुपद है? और x चर राशि में। किस राशि में है? x चर राशि में। कहने का मतलब कि x वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है यह। कौन से वेरिएबल वाला? x पॉलिनोमियल वाला वेरिएबल है यह। ओके, x वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है यह। अगले की हम बात करें, यहां पर अगले की अगर बात करें तो यहां हो जाएगा सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर में भी अगर हम देखें तो यहां पर 2 पॉलिनोमियल हो गए, 2 वेरिएबल हो गए, एक तो x वेरिएबल और एक x वेरिएबल और एक y वेरिएबल। तो यहां पर भी यह भी हमारा द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, ये भी हमारा द्विघात बहुपद है। तो अधिकतम घात वाले से हम बात करेंगे तो y की अधिकतम घात कितनी? यहां पर 2 है, तो ये भी हमारा द्विघात बहुपद है। तीसरे की अगर हम बात करें तो यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? x की जो वैल्यू है, यहां पर x की वैल्यू क्या नहीं है? x की वैल्यू पूर्णांक संख्या में नहीं है। पूर्णांक संख्या मतलब पूरा पूरा अंक होना चाहिए, पर यहां अगर हम x की वैल्यू देखें तो √x की जो वैल्यू है इसका घातीय रूप होता है 1/2, और 1/2 क्या नहीं है? एक धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है। तो हम इसको कह सकते हैं कि यह बहुपद नहीं है। y की पावर तो 2 ठीक है, यहां तक तो ठीक है, परंतु उसका प्लस में यहां पर लगा है √x लगा है, तो ये एक बीजीय व्यंजक कह सकते हैं हम इसको। क्या कह सकते हैं हम इसको? बीजीय व्यंजक कह सकते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम इसको कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं बीजीय व्यंजक कह सकते हैं इसको हम, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? उनकी घातें आपकी फ्रैक्शन में आपकी मिल सकती है, परंतु बहुपद में क्या होता है कि ऐसी बटे में या माइनस में इस प्रकार की कोई घातें नहीं चलेगी। ओके, तो यह बहुपद नहीं है। अगले की हम बात करें, फोर्थ वाले की बात करें, तो यहां अगर इसको हम आगे थोड़ा सा बढ़ाएं तो 5 + 2 और y की पावर -1 चली जाएगी, क्योंकि नीचे y की पावर +1 है, जब ये ऊपर जाएगी तो y की पावर माइनस चली जाएगी, क्योंकि यहां पर y की पावर +1 है और ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। ओके, y की पावर 0 नहीं है, y की पावर 1 है, यहां पर जिसकी कोई पावर नहीं उसकी पावर 1, तो जब ऊपर जाएगी तो यहां पर -1 जो दिखाई दे रहा आपको, ये -1 जो है यह भी आपका पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है,
धनात्मक पूर्णांक नहीं है, नहीं है। तो जब नहीं है तो हम इसको कह सकते हैं ये जो है बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद का रूप नहीं है। ये जो 5+2/y है ये बहुपद का रूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि y की पावर को जब हमने इसको एक रेखिक में देखा तो इसकी पावर -1 मिली हमको, तो धनात्मक पूर्णांक नहीं है। यहां पर भी अगर हम देखें तो यहाँ √x की जो पावर है वो 1/2 है, तो वो आपका फ्रैक्शन नंबर आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है? हमारा फ्रैक्शन नंबर आ रहा है। उसके बाद में फिफ्थ वाले की हम बात करें, यहाँ पर फिफ्थ वाले की बात करें तो यहां पर भी y की पावर क्या आ रही है? -2, तो यह भी बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्योंकि यहां पर अगर देखें तो -2 आ रहा है, यहां पर पावर कितनी आ रही? -2, और -2 धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ओके, तो x या y की जो पावर है वह एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। आगे हम लोग बात करें यहां पर थर्ड वाले की बात करें, 6 वाले की, तो यह आपका बहुपद है या नहीं बताइए? यह भी एक बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। इसमें थोड़ा सा एक ये हो गई, ये बात की है समीकरण निकला है, क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन लग चुका है। तो इक्वल का जब भी साइन बराबर में कुछ ऐसा नंबर आ जाए या 0 आ जाए, 1 2 3 आ जाए, तो हम इसको समीकरण के रूप में मान सकते हैं। तो बहुपद के अगर आगे हम क्या लगा दें? 0 लगा दें। यहां पर x² + 4, अगर इसके आगे हमने अगर 0 लगा दिया तो ये एक समीकरण बन जाएगा, पहला वाला बहुपद नहीं रहेगा। बहुपद तो है, यह बहुपद तो है, पर ये क्या नहीं रहेगा? समीकरण नहीं रहेगा। ओके, तो यहां पर भी अगर हम देखें तो ये हमारा बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि यह समीकरण है। क्या है यह समीकरण है, यह समीकरण है, समीकरण है, इक्वेशन है। ये क्या है? इक्वेशन है। ये जो 6 वाला है यह एक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? ये एक इक्वेशन है, बट 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन है। 3x² + 2y + 6, इस टाइप का एक क्वेश्चन हो गया कुछ भी। तो यहां पर क्या हो गया? एक समीकरण हो गया यहां पर। तो यहां से हम इस प्रकार से बहुपदों की पहचान हम कर सकते हैं। बहुत इजी रहेगा आप लोगों को, इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में भी आपको मिल जाएंगे और यहां से आप इन चीजों को और डिटेल में समझ सकते हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है कि x की जो पावर है वो कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, कभी माइनस में भी नहीं हो सकती है। अगले अगर मैं आपको एक प्रश्न बना के दूं कि अगर x प्लस में 2 आ जाए और यहां पर x प्लस में 2 आ जाए, तो दोनों में कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है? तो ये वाला बहुपद है, ये बहुपद है, परंतु ये वाला बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ये इसलिए बहुपद नहीं है क्योंकि यहां पर x जो है वो हर के रूप में जा रहा है। जब ये अंश में जाएगा कैलकुलेट होके, परिमेयकरण होके, तो यहां पर ये बहुपद नहीं हो पाएगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। क्लास 10th मैथ्स में आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उससे संबंधित कुछ ग्राफ है आप लोगों के लिए, बहुपदों के कुछ ग्राफ है हमारे लिए। ओके, तो ग्राफ कैसे बनते हैं? ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे रेखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है। तो एक लाइन होती है, इस लाइन को हम कहते हैं, और ये वाली लाइन, तो इस लाइन को हम कहते हैं क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। ओके, और ये वाली लाइन हो गई हमारी ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। ओके, ये वाली रेखा हो गई हमारी ऊर्ध्वाधर। ये ना क्षैतिज रेखा है ना, आड़ी वाली लाइन, जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? हॉरिजॉन्टल लाइन भी हम कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये हो गई हमारी वर्टिकल लाइन, हो गई वर्टिकल लाइन हो गई हमारी। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि ये वाली लाइन कौन सी है। तो ये वाली लाइन हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, आड़ी वाली लाइन, और ये वाली लाइन हो गई हमारी, ये वाली लाइन हो गई हमारी वर्टिकल लाइन, मतलब कि ऊर्ध्वाधर रेखा।
अब ये जो दोनों लाइनें जहां पर मिलती है यहां पर तो मूल बिंदु होता है, आपको क्लास 9th में ये चीजें बेसिक से याद होनी चाहिए। परंतु अगर हम देखें कि रेखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, वो इस प्रकार का सरल रेखा वाला ग्राफ होता है। कैसा रहता है? सरल रेखा का ग्राफ होता है। यहां हम लिख सकते हैं कि सरल रेखा वाला ग्राफ होता है। इस प्रकार का आपका ग्राफ बनता है, जिसका जनरल फॉर्म तो अभी हमने सीखा कि y बराबर ax प्लस बी। ओके, अगली अगर हम बात करें द्विघात बहुपद पर, तो द्विघात बहुपद का ग्राफ इस प्रकार से होता है, और यहां से आपका क्वेश्चन बना था। इस आकृति को या फिर इस प्रकार के शेप को हम कहते हैं परवलय कहते हैं। क्या कहते हैं? परवलय कहते हैं। अब ये परवलय जो है ये ऊपर से खुला है, ऊपर से ओपन है। तो इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में 2026 में पूछा गया था कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, तो परवलयाकार होता है। परवलयाकार होता है, इसको पैराबोला कहा जाता है, पैराबोला कहा जाता है। ओके, तो ये परवलय का आकार हो गया। ये ऊपर की तरफ अगर ओपन है तो आपका ए की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी, और नीचे की तरह अगर ओपन है तो ये ग्राफ जो है यहां पर ए की वैल्यू आपकी 0 से छोटी रहेगी, यानी नेगेटिव होगी वो। अब थर्ड हम लोग बात करते हैं त्रिघात बहुपद का। इससे तो कोई इतना ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, पर फिर भी आप अगर देखें इसको, तो यह ग्राफ जो है ये इस टाइप से चलता है, एस आकृति का ग्राफ रहता है। आपको उल्टा एस दिखाई दे रहा होगा, ऐसा उल्टा एस दिखाई दे रहा होगा। तो त्रिघातीय बहुपद का ग्राफ इस टाइप से चलता है। और अगर बात करें हम यहां पर, तो रेखिक बहुपद जो है, ये वाली जो लाइन है, इस एक अक्ष को एक बिंदु पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है यहां पर। और हमारा द्विघात बहुपद का जो ग्राफ है वो एक अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। सिर्फ बात एक अक्ष की हो रही है यहां पर ये भी हमारा एक अक्ष हो गया, ये एक अक्ष हो गया। तो एक अक्षों को ये कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है? ये वाला एस वाला ग्राफ ये 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि जो त्रिघात बहुपद होता है वो एक अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। द्विघात बहुपद एक अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। और त्रिघात रेखिक बहुपद जिसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, यह वाला ग्राफ जो है एक अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। आइए इससे आगे हम लोग और कुछ बातें करते हैं। हाँ, अब यहां पर अगर हम लोग बातें करें इससे संबंधित, तो कुछ हमारे प्रश्न हमारे बन सकते हैं कि रेखिक बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होते हैं। रेखिक बहुपद जो होता है, रेखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, के अधिकतम कितने शून्यक होते हैं, कितने शून्यक होते हैं। तो रेखिक बहुपद के एक ही शून्यक होता है। कितने शून्यक होते हैं? एक शून्यक होता है। इसका उत्तर रहेगा आपका एक शून्यक होता है। अब शून्यक क्या होता है ये महत्वपूर्ण है, इसको जीरोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? जीरोस या जीरो कहा जाता है। अब होता क्या है यहां पर अगर हम लोग बातें करें कि मान लीजिए कि हमारे पास एक रेखिक बहुपद है, वो ये इस टाइप से है, x + 2, ये हमारा एक रेखिक बहुपद है। तो यहां पर x की वैल्यू अगर हम निकालें -2, तो अगर मैं -2 यहां पर रख दूं तो ये इसको शून्य के रूप में परिवर्तित कर देगा। -2 + 2, तो यहां का कैलकुलेशन टोटल ऑल ओवर हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा यहां पर। ओके, ये एक बन सकता है इस प्रकार का प्रश्न। तो रेखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? एक शून्यक होता है। पर वो शून्यक क्या करता है? उस रेखिक बहुपद को जीरो बनाने का काम करता है। क्या करता है? जीरो बनाने का काम करता है। -2 के अलावा मैं यहां पर और कुछ भी रख दूं तब जीरो नहीं हो पाएगा। x की वैल्यू जो होगी वो एक ही रहेगी, जो इस बहुपद को क्या बना पाएगी? जीरो बना पाएगी। अगली हम बात करें दूसरे नंबर पे कि द्विघातीय बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के
अधिकतम कितने शून्यक होते हैं? अधिकतम कितने शून्यक होते हैं? कितने शून्यक होते हैं? होते हैं। तो अधिकतम कितने शून्यक होते हैं? द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं। ये बात ध्यान रखिए, परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। शून्यक होते हैं। वो क्या करते हैं? द्विघात बहुपद के शून्य क्या करते हैं? जैसे कि हमारे पास एक वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर और यहां पर आपने ले लिया 9, ठीक। तो यहां पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर कर सकते हैं आप। 9 को 3 का स्क्वायर करेंगे और आइडेंटिटी के थ्रू अगर आप इसको ओपन करें तो x माइनस 3 और x प्लस 3 हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो यहां पर आपने क्लास 9th में वैल्यू निकाली होगी कि x ये वाला -3 उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा और ये वाला +3 उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो यहां पर हमने इसके इस प्रकार से शून्यक माने हैं। इसके बराबर आप 0 ले सकते हैं। किसी भी बहुपद को आप समीकरण के रूप में लिख सकते हैं बराबर 0 लगाकर। ये हमने 0 लगा दिया। इसकी कंपैरिजन 0 से करेंगे तो -3 प्लस में चला जाएगा और +3 कहां चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा। तो सिर्फ इस x² -9 को ये वाले नंबर और ये वाला नंबर ही 0 बना सकता है। तो इसे हम कहते हैं शून्य, कहते हैं 0 बना सकता है, ठीक है। तो यहां पर हमने रैखिक बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होते हैं? तो 1 शून्यक होता है। और द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होते हैं? तो 2 शून्यक होते हैं। कल से आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होते हैं? तो त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस कितने होते हैं? तो 3 जीरोस होते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्नावली 2.1 में। हमारी 2.1 वाली प्रश्नावली में हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। इन सवालों से संबंधित हमारे ये सवाल परीक्षा में आते जाते हैं। इस प्रकार के ग्राफ होते हैं हमारे, तो इन पर हम लोग बातें करते हैं। अब यहां पर अभी मैंने इस वाली लाइन का कहा था कि इस लाइन को हम कहते हैं क्षैतिज रेखा कहा जाता है। और ये जो आपका ग्राफ होता है ये एक समतल होता है, एक समतल, एक प्लेन होता है ना। तो यहां पर एक लाइन हमने एक्स वाली डाल दी और एक वाई वाली हो गई। तो इस लाइन को हम कहते हैं क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा कहते हैं इसको, क्षैतिज रेखा। एक बार से और नोट कर लीजिए, क्षैतिज रेखा जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ओके। और ये वाली वाई वाली लाइन को हम कहते हैं, वाई वाली लाइन को हम कहते हैं वर्टिकल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन कहते हैं इसको, वर्टिकल लाइन। कहने का मतलब इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये जो दो रेखाएं आपस में जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं या ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु पर मिलती है, इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु, मूल बिंदु कहते हैं। इसको ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है। ओरिजिन, ओरिजिन पॉइंट। कहने का मतलब रेखा एक्स अक्ष वाली और रेखा वाई अक्ष वाली जहां मिलती है जिस बिंदु पर, उस बिंदु को मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। अब बात हो रही है कि हमारे ग्राफ की बात हो रही है। ये ग्राफ हमारा कहां जा रहा है? ये ग्राफ हमारा किस अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है? यह वाला ग्राफ हमारा वाई अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रश्न में हमसे क्या पूछा है? बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में p के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। px के शून्यकों की संख्या। तो ये वाला ग्राफ क्या हमारे x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है? नहीं, यह y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। और आपसे पूछी किसकी संख्या है? px के शून्यकों की संख्या पूछी आपसे।
पॉलिनोमियल ऑफ एक्स की वैल्यू आपसे पूछिए कि इसमें टोटल वैल्यू कितने बनेंगे, तो हम यहां लिख सकते हैं इस प्रकार से कि ग्राफ जो है एक अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। ग्राफ फर्स्ट जो है ये पहला वाले का आंसर रहेगा आपका, पहले वाले का आंसर जो रहेगा वो क्या रहने वाला है, ग्राफ में एक्स अक्ष को ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है, अतः शून्यकों की संख्या शून्य होगी। अतः शून्यकों की संख्या आपसे पूछे क्या है, पीएक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो शून्यकों की संख्या शून्य है तो शून्यक नहीं होंगे, तो शून्यकों की संख्या नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि नहीं है, या फिर आप लिख सकते हैं कि शून्यकों की संख्या है वो नहीं होगी, शून्यकों की संख्या नहीं है, शून्य है ऐसा आप लिख सकते हैं। इस प्रश्न पहले के बारे में आप इस प्रकार से जानकारी दे सकते हैं। कुछ चीजें हमने डिटेल में भी पढ़ी थी कि इस वाली लाइन को हम कहते हैं क्षैतिज रेखा और इस वाली लाइन को हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। जो दोनों रेखाएं हमारी मूल बिंदु पर मिलती है, और ये जो ग्राफ है हमारा, ये वाला ग्राफ है, ये ग्राफ हमारा एक अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो हम लिखेंगे कि ग्राफ एक अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है तो शून्यकों की संख्या शून्य है। अब यहां पर अगर देखें सेकंड वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकंड वाले में क्या है, ग्राफ हमारा कितने अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये ना देखें कि यहां पर भी प्रतिच्छेद कर रहा है, आपको सिर्फ पूछा क्या है कि px के शून्यकों की संख्या निकालनी है, तो दूसरे वाले में आप क्या जवाब दे सकते हैं कि यहां पर ग्राफ एक अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ग्राफ जो है एक अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। क्या लिखेंगे यहां पर, दूसरे वाले का उत्तर आपका रहेगा कि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो शून्यकों की संख्या एक होगी, क्योंकि यहां पर एक शून्यक मिल पा रहा है आपको। कितने शून्यक मिल पा रहे हैं, यहां पर एक शून्यक मिल पा रहा है और यहां पर 0 शून्यक मिल पा रहे हैं आपको। बहुत आसान तरीके से आप समझने का प्रयास करें, क्योंकि इस प्रकार का सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये दूसरे ग्राफ का आंसर था। अब यहां पर भी वही वाली कंडीशन आ गई, दोनों ग्राफ को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या पूछा है, वही वाली बात होगी कि बहुपद जो आपका px के लिए y बराबर px का ग्राफ, नीचे आकृति आपको दी है, ये वाली आकृति और ये वाली आकृति, दोनों आकृतियों में आपसे px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर px के शून्यकों की संख्या कितनी हो रही है, एक अक्ष की बात होगी, y अक्ष पे भले वो कितनी भी बार प्रतिच्छेद करे पर आपसे एक अक्ष का पूछा गया है, तो आप एक अक्ष के बारे में देंगे जवाब। ये वाला प्रश्न आपको 2020 और 25 की परीक्षा में मिला था। ये प्रश्न आपको, इस प्रकार का प्रश्न आपको पेपर में ये ग्राफ बन के आया था। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, थर्ड वाले का आंसर आपका होगा, थर्ड वाले का आप आंसर लिखेंगे कि ग्राफ एक अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। शून्यकों की संख्या कितनी होगी यहां पर, 3। तो आपसे पूछा है कि px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो शून्यकों की संख्या होगी 3, शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, 3 बिंदुओं पर
तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद का मतलब होता है इंटरसेक्ट करना। प्रतिच्छेद का मतलब होता है इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट करता है। ओके, इंटरसेक्ट करता है, तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, करता है। ये इस प्रश्न का आंसर रहेगा थर्ड वाले का। और फोर्थ वाले का क्या रहेगा? फोर्थ वाले का रहने वाला है, इसका भी आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि एक अक्ष को यहां पर ग्राफ है वो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसका जवाब भी आप इस प्रकार से जरूर दें। कैसे लिखेंगे? फोर्थ वाले में, फोर्थ वाले का जो जवाब है आप इस प्रकार से लिखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे? शून्यकों की संख्या यहां पर 3 हो गई, यहां पर शून्यकों की संख्या 2 लिखेंगे हम। शून्यकों की जो संख्या है यहां पर कितनी लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो शून्यकों की संख्या, संख्या 2 है, संख्या 2 है। क्योंकि ग्राफ, क्योंकि ग्राफ एक अक्ष को, एक अक्ष को दो बिंदुओं पर, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद, और प्रतिच्छेद का मतलब अभी मैंने लिखा कि प्रतिच्छेद का मतलब होता है इंटरसेक्ट। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है? प्रतिच्छेद का मतलब होता है इंटरसेक्ट करना। एक लाइन दूसरी लाइन को प्रतिच्छेद करती है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, करता है। इस प्रकार से इस सवाल का आप उत्तर दे सकते हैं। यहां पर पहला दूसरा इस प्रकार से हमने दिए। यहां पर आगे की हम लोग बात करें, यहां पर भी फिफ्थ नंबर वाला हमारा ग्राफ है। यहां पर एक अक्ष जो है वो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद होता दिखाई दे रहा है आपको? एक बिंदु, दो बिंदु, यहां हो गया 3 बिंदु, और ये रहा आपका 4 बिंदु। तो हम कहेंगे कि इस वाले क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 4 है। कितने हैं? 4 है। क्योंकि ग्राफ, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर, कितने बिंदुओं पर? 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार से इस सवाल का आप जवाब दे सकते हैं। ओके, हाँ, क्योंकि यहां पर एक अक्ष को, ये वाला ग्राफ जो है, जो नागिन आपको दिखाई दे रही है, इस ग्राफ को कितने, इस अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है? 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। y से कोई लेना देना नहीं है, ये वाला पॉइंट लेना ही नहीं आपको, y से आपका कोई लेना देना नहीं है। सवाल में आपसे px के बारे में जानकारियां पूछिए। ओके, हाँ, अगला जो प्रश्न है हमारा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा इसको अगर हम आगे जूम करके देखें, इसको समझें, तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हम लिख सकते हैं 6 वाले का आंसर, इसको इस प्रकार से लिखें। प्रश्न में अंतिम में क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो हम यहां लिख देंगे कि px के शून्यकों की संख्या 1, 2, 3, 3 बार है। थोड़ा सा जूम करके देखें तो यहां पर 3, तो हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की जो संख्या है, कि संख्या कितनी होगी भैया? शून्यकों की संख्या होगी 3 है। शून्यकों की संख्या 3 है, 1, 2, 3। शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ, क्योंकि ग्राफ एक अक्ष को, एक अक्ष को 3 बिंदुओं पर, हाँ, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है।
बहुत महत्वपूर्ण है इस प्रकार के सवाल आप लोगों के लिए। ओके, आपको समझ में आए होंगे, इस प्रकार का ग्राफ आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहां पर इनकी डिटेल जानकारी मैंने आपको दे भी दी है। क्या है होता है, क्षैतिज रेखा को ग्राफ क्या करता है, उसको प्रतिच्छेद करने का काम करता है। आगे हम चलते हैं। अब बात होगी यहां पर हमारे आगे की जो बात होगी वो होगी प्रश्नावली 2.2 से संबंधित हमारा एक प्रश्न है। ये प्रश्न जो है आज हम सेकंड 2.2 चालू करेंगे। यहां से आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2.2 में हम पढ़ने वाले हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद है ना, पार्ट 2 जो है आपका बहुपद है ना, पॉलिनोमियल, इसकी सबसे बड़ी जान, या फिर आप कह लें तो द्विघात बहुपद क्या होता है। यहां पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इससे संबंधित आपको सवाल पूछे जाएंगे। ये सवाल हमारी क्लास 10th में मैक्सिमम बहुत सारे सवाल होते हैं। चैप्टर नंबर 4 में भी हमारे बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आइए इन सवालों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला सवाल हमारा यहां से बनने वाला है और वो इस प्रकार से बनने वाला है। आपको प्रश्न मिलेगा द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के शून्य ज्ञात करना, तो शून्य को क्या कहता है, जीरोस कहा जाता है इनको। शून्य को क्या कहते हैं, जीरोस। क्या कहते हैं, जीरोस कहते हैं। जीरोस या जीरोस, ये आपको फाइंड करना है। और दूसरी चीज आपसे इस प्रश्न में ये पूछी है कि द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच आपको करना है इस प्रश्न में। अब यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 वाला क्वेश्चन है आपके पास। एक्स स्क्वायर यानी एक्स की पावर 2 माइनस 2x माइनस 2x माइनस 8, ये आपका प्रश्न है। अगर यहां से हम गुणांक निकालें, गुणांक किसे कहते हैं, गुणांक ए बी सी वाली को कहते हैं। ओके, तो गुणांकों की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो होगा 1, और b की वैल्यू हो जाएगी -2, c की वैल्यू होगी -8। आप इस प्रकार से इन वैल्यू को निकालें, क्योंकि अगर मैं आपको कह दूं कि यहां से द्विघात बहुपद का जो ये वाला प्रश्न आपको 2020 की परीक्षा में भी पूछा गया है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। ऐसा प्रश्न आपको 2027 के पेपर में देखने को मिल सकता है। तो देखिए आगे हम लोग देखें कि यहां पर होता क्या है कि अगर हम ये जो सवाल हमको दिया है एक्स स्क्वायर -2x और -8, ये ना -8, तो यहां ए एक्स स्क्वायर की तुलना तो एक्स स्क्वायर से हो जाएगी, प्लस में बी वाले की तुलना एक्स से करना है और सी वाले की तुलना इससे करना है। तो बताइए मुझे कि ए की वैल्यू क्या हो रही है, यहां पर ए की वैल्यू हो रही है 1, क्योंकि यहां कुछ नहीं है तो आप यहां ले सकते हैं 1 ले सकते हैं। तो मैंने ए की वैल्यू 1 ली है यहां पर। फिर b की वैल्यू आप क्या लेंगे, -2, तो यहां पर b की वैल्यू हमने ली है -2। फिर c क्या हो गई आपकी, एक कांस्टेंट राशि हो गई है ना, अचर राशि हो गई हमारी, तो c की वैल्यू हो गई -3, तो -8 हो गया है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको एक समीकरण के रूप में मान लें। तो सबसे पहले मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर -2x और माइनस का 8 बराबर 0 ले लेंगे। अब आप ध्यान लगाइए कि ऐसे दो नंबर बताइए मुझे, यहां पर ऐसे दो नंबर बताइए। हाँ, ऐसी दो संख्याएं बताइए, दो संख्याएं बताओ जिनका गुणा, दो संख्या बताना है जिनका गुणा, जिनका गुणा, जिनका गुणा, जिनका गुणा या उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ए इंटू सी हो, ए इंटू सी हो। तो ए कितना हो गया हमारा 1 और सी कितना हो गया हमारा, तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, सी की वैल्यू आ रही है हमारी -8। तो -8, तो यहां पर अगर हम देखें तो -8 आना चाहिए आपका। ऐसे दो नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लीकेशन -8 आए, उनको जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, बी वाला पार्ट आपका आना चाहिए। तो बी वाला पार्ट क्या आ रहा है हमारा यहाँ पर,
बी वाला पार्ट आ रहा माइनस का 2, माइनस का 2 वाला पार्ट आ रहा है। अगर आप इस कंसेप्ट को डेली थोड़ा सा ध्यान लगाकर देखेंगे आने वाले क्वेश्चनों में, तो आप यहां से बहुत इजी तरीके से सीख जाएंगे। कुछ नहीं है इस सवाल में, गौर करिए आपको दिक्कत कहां हो रही है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बहुत सारे बच्चे डर के मारे इन सवालों को छोड़ देते हैं। तो इस प्रश्न को हम गुणनखंड विधि से कर रहे हैं। यहां पर हम x की 2 वैल्यू निकालेंगे। कितने वैल्यू निकालेंगे? 2 वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक्स स्क्वायर लेंगे और यहां पर ऐसे 2 नंबर बताइए जिनको गुणा करने पे -8 आए और जोड़ने घटाने पे 4 आ जाए। तो अगर मैं 4 का गुणा 2 में कर दूं तो -8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 4 में से 2 को घटा दूं तो भी तो 2 बचेगा, पर 2 बचाने के लिए मुझे इस पे माइनस लगाना पड़ेगा, इस पे प्लस लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा -4 और प्लस का 2, और 4 पे माइनस लगाए तो यहां लगा लीजिए, और ये वाली वैल्यू आपकी बन पा रही है। ये मल्टीप्लीकेशन में काम देगी और ये जोड़ने घटाने पे काम देगी। तो आप लगा लीजिए यहां पर माइनस का 4x प्लस में 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब बताइए ये जो -2x है इसको मैंने यहां से तोड़ दिया। -2x को मैंने क्या लिख दिया है, -2x को मैंने -4x और प्लस का 2x लिख दिया है। क्यों लिखा है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यहां पर ये जो दोनों है ये बड़े नंबर का साइन यहां पे लगेगा। तो यहां पे बड़े नंबर का साइन कितना आ गया, आपको -2 चाहिए था तो यहां पे -2 आ गया। ओके, और 4 दूना 8, तो यहां पर भी -8 हो गया हमारा। तो यहां से अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें आगे, तो यहां पे से इन दोनों पदों में से x वाली वैल्यू बाहर आ जाएगी, x माइनस का 4, और इन दोनों पदों में से प्लस तो है यहां पर 2 बाहर आ जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप थोड़ा सा ध्यान लगाकर ध्यान दीजिए कि अगर मैं x का इंटू एक्स में करूं तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x का इंटू 4 में करूं तो माइनस का 4x हो जाएगा। 2 का इंटू एक्स में करूं तो प्लस का 2x हो जाएगा। और आगे अगर मैं 2 का इंटू 4 में करूं तो माइनस का 8 हो जाएगा। इस टाइप से यहां तक हम आ गए हैं। ध्यान रहे कि ये जो दोनों पद आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां से अगेन आप एक बार का और कॉमन निकालेंगे। तो यहां से आपका x माइनस 4 जो है वो कॉमन निकलने वाला है। तो x माइनस 4 कॉमन हो गया यहां पर, x माइनस 4। तो x माइनस 4 आपका कॉमन आ गया है, और अंदर बच गया है आपके पास एक और चीज बची हुई है, वो है आपकी x प्लस में 2। x प्लस में 2 आप यहां लिखेंगे, x प्लस में 2 इज इक्वल टू कितना कर देंगे, 0। और इस टाइप से यहां पर इसके अगर आप कंपेरिजन करें तो x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी 4 यानी कि 4, और यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस के 2। इनको आप कह सकते हैं अल्फा और बीटा। पहले वाले को आप बोल सकते हैं अल्फा कह सकते हैं, इसका नाम है अल्फा, ये साइन आप पहली बार देख रहे होंगे। और ये वाला हो गया बीटा वाला साइन। तो यही तो दो हमारे क्या है, शून्यक है। यही दो हमारे क्या है, शून्यक हैं। आपसे प्रश्न में क्या पूछा था कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के क्या ज्ञात करने, शून्यक ज्ञात करने हैं, यानी जीरोस ज्ञात करने हैं। तो हमने जीरोस निकाल लिए, यानी शून्यक हमने निकाल लिए। तो शून्यक निकल गए। अब उसके बाद में हमसे क्या पूछा, एक हमसे पूछा गया है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करना है हमको। तो यहां पर हम एक सूत्र लेंगे, सूत्र हमारा होगा, सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, सूत्र पे ध्यान दीजिए। पहला वाला सूत्र होगा हमारा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल। तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए। ये वाला फार्मूला आप याद करके रख लें, बहुत काम आने वाला है ये फार्मूला। तो ये फार्मूला हो गया अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा को आप क्या ले सकते हैं, 4, और बीटा को आप ले लीजिए माइनस के 2, -2। और बी जो है वो दोनों हमारे क्या है, गुणांक हैं। ये क्या है हमारे, ये हैं हमारे गुणांक हैं, इनको हम कहते हैं गुणांक। और ये दोनों हमारे क्या हो गए हैं, ये दोनों हमारे हो गए हैं शून्यक हो गए हैं, इनको शून्यक कहते हैं। तो यहां पर अगर मैं बी की वैल्यू की बात करूं तो माइनस लगेगा, और बी की वैल्यू हमने निकाली थी, यहां पर ए की वैल्यू 1 थी, बी की वैल्यू -2। तो हम लिखेंगे यहां पर -2, ब्रैकेट लगा के -2 लिखना है, और नीचे लिखेंगे 1।
तो ये 1 आ गया, a की वैल्यू 1 हो गई। यहां कैलकुलेशन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस 2 और ये हो गया 2 बराबर 2। तो यहां इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, या फिर हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ये जो b जो है यह x का गुणांक है। किसका गुणांक है? x का गुणांक है। ये काय का गुणांक है? x का गुणांक है। यह x का गुणांक, x का गुणांक, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक हम इसको कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आगे की हम लोग बात करें, आगे की हम लोग बात करें तो यहां पर अगर हम देखें तो ये शून्यकों का योगफल पे तो हमने बात कर ली। एक बात हमको और करनी है, सेकंड नंबर पे शून्यकों का गुणनफल। क्या कहेंगे? शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल इसका सूत्र होता है अल्फा इंटू में बीटा सी अपॉन में ए। इंटू है ना, गुणे का, गुणनफल का मतलब गुणे का निशान। तो अल्फा की वैल्यू हमने क्या सपोज की है? अल्फा की वैल्यू हमारी 4 है, तो हम लिखेंगे यहां पर 4, और बीटा की वैल्यू हो गई -2, तो हम लिखेंगे यहां -2। और सी की वैल्यू क्या हो गई हमारी? सी क्या हो गई हमारी? अचर राशि हो गई, तो सी की वैल्यू हो गई हमारी -8। सी की वैल्यू हो गई हमारी -8 अपॉन में कितना? 1। अब 4 में 2 का इंटू करेंगे तो 8 होना ही होना है, तो ये हो गया हमारा -8 बराबर में -8। तो यहां पर भी हमारे संबंध की सत्यता की क्या हुई? जांच हुई। हमसे प्रश्न में पूछा था कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो जांच सिद्ध हुई। आप लिख सकते हैं यहां पर कि जांच सिद्ध हुई। ये जो जांच है आपकी, जांच सिद्ध हुई, जांच सिद्ध हुई। अब यहां पर आपने जो, यहां पे आपने जो शून्यक निकाले थे उनको आप इस टाइप से बॉक्स में लिख सकते हैं। हमने जो दो शून्यक निकाले थे, हमने उन शून्यकों को कहां लिखा है? देखिए, ये शून्यक हो गए हमारे, ये हमारे दोनों क्या हो गए? ये शून्यक हो गए हमारे। ये क्या हो गए हमारे? शून्यक हो गए हैं। इनको हम शून्यक कहते हैं। अल्फा और बीटा ये दो शून्यक रहते हैं द्विघात बहुपद के। ओके, तो आगे की हम लोग और बातें करें। बाकी के जो क्वेश्चन है हम उनको कल करेंगे, कल वाली क्लास में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। उससे पहले मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट भी आपको और बताने वाला हूं। तो आगे हम चलते हैं। यहां पर ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जरूर जुड़िए। द विनर्स इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल चैनल है, और यहां पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी इस वाले चैनल पे। जो मैंने आपको पढ़ाया है वो यहां पर आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, जो भी क्लास 10th में। आगे की हम लोग बात करते हैं, विनर्स न्यू यूट्यूब चैनल है हमारा, ऑनलाइन स्कूल बाय विनर्स का नया चैनल है। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, और 10th में बनाइए, 100 to 100 मार्क्स लेके आइए सारे सब्जेक्ट में। और आगे की हम लोग अगर बात करें, कुछ सोशल मीडिया के चैनल से यहाँ पर, इनसे आप लोग जुड़िए। और ठीक है, बाकी की क्लास आपको कैसी क्या लगी आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और जो चीजें मैंने आज जो पढ़ाई है उनको डिटेल में, हर चीजों को इजी वे में आप लिखिए, समझिए स्टेप बाय स्टेप। बाकी की चीजें हम लोग कल करेंगे बड़े उत्साह और उमंग के साथ। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। जय हिंद।